हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। आज हम एक क्लास 12 के चैप्टर्स ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तो चक्र के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। और हम प्रयास करेंगे 100% की क्लास 12 से रिलेटेड इस टॉपिक को बोर्ड की दृष्टि से और नीट की दृष्टि से दोनों लेवल को लेकर हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर लें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है या आर्तो चक्र किसे कहते हैं। नीट भी यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनाता है, ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, और बोर्ड भी क्वेश्चन बनाता है। तो हम इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर अच्छे से डिस्कस करते हैं और जानते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होती कहां पर है। अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करता हूं तो दिस साइकिल्स या दिस साइक्लिक इवेंट्स फाउंड इन ओनली प्राइमेट्स। याद रखेंगे इस बात को कि ये केवल प्राइमेट्स के अंतर्गत होने वाली साइकिल है। अब प्राइमेट्स क्या है, व्हाट इज प्राइमेट्स। आप जब क्लास 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जब आप एनिमल किंगडम वाला चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां कार्डेटा फाइलम के अंतर्गत मैमल्स और मैमल्स के अंतर्गत आप नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्राइमेट्स के अंतर्गत एनसीईआरटी बताती है कि इसके अंतर्गत तीन मुख्य एग्जाम्पल आते हैं, जैसे कि ह्यूमन, दूसरा मंकी और तीसरा एप। यानी मंकी में, ह्यूमन में और एप के अंदर हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक प्रकार का साइक्लिक इवेंट है जो हमें मनुष्य में, बंदरों में या फिर एप में देखने को मिलता है। इनको हम प्राइमेट्स कहते हैं। और नॉन प्राइमेट्स में ऐसी एक साइक्लिक इवेंट और चलती है जो मैं यहां थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं। हम अगर नॉन प्राइमेट्स की बात करें, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो प्राइमेट्स की कैटेगरी में नहीं है, उनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अपेक्षा एक दूसरा साइक्लिक इवेंट होता है जिनको हम ओस्ट्रस साइकिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। यानी उनके अंदर ओस्ट्रस साइकिल जैसे इवेंट हमें देखने को मिलते हैं। अब बात आती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्ट्रस साइकिल में डिफरेंसेस क्या हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है और ओस्ट्रस साइकिल क्या है, तो इसको भी फटाफट देख लेते हैं। मेरे पास मान लो कि एक टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, और हमने बता दिया कि ये साइक्लिक इवेंट प्राइमेट्स के अंतर्गत होता है। और हम इसी समय ये जानते हैं कि ओस्ट्रस साइकिल क्या है। जानेंगे ओस्ट्रस साइकिल कहां पर होता है और किस ऑर्गन्स के अंतर्गत होता है। अगर मैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं, इस साइकिल में क्या होगा, एक निश्चित समय बाद इंडोमेट्रियम वाल, कौन सी वाल? इंडोमेट्रियम वाल। इंडोमेट्रियम वाल क्या है सर? यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर है। ये ब्रेक डाउन होती है, ब्रेक डाउन होती है, टूटती है। और ब्रेक डाउन होने के बाद डिस्कार्ड होती है, यानी शरीर से बाहर भी निकलती है। लेकिन ओस्ट्रस साइकिल में क्या होगा सर? इंडोमेट्रियम वॉल तो टूटती है, इंडोमेट्रियम वॉल ब्रेक डाउन होती है, लेकिन ब्रेक डाउन होने के बाद पुनः रीएब्जॉर्ब हो जाती, यानी पुनः इसको अवशोषित कर लिया जाता। ये दो मुख्य डिफरेंस हैं किसके अंतर्गत आप कहेंगे, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्ट्रस साइकिल के बीच में। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स में पाया जाता है जबकि ओस्ट्रस साइक्लिक इवेंट नॉन प्राइमेट्स में मिलता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में इंडोमेट्रियम ब्रेकडाउन होती है और ओस्ट्रस साइकिल में भी इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस ब्रेकडाउन होता है। बट डिफरेंसेस ये हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये ब्रेकडाउन होकर डिस्कार्ड आउट की जाती है, बॉडी से बाहर निकलती है थ्रू सर्विक्स और वेजाइना। जबकि हम बात करें ओस्ट्रस साइकिल में तो नॉन प्राइमेट्स में ब्रेक डाउन होने के बाद इसे पुनः रीएब्जॉर्ब कर दिया जाता है। होता क्या है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियम डिस्कार्ड आउट हो जाती है तो बॉडी टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी बॉडी टेम्परेचर बॉडी के अंतर्गत, बॉडी में जो टेम्परेचर है उसके अनुसार कांस्टेंट रहता है, घटता या बढ़ता नहीं है। लेकिन जब इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है तो बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता, यानी बॉडी के टेम्परेचर को इंक्रीज होते हुए देखा जा सकता है ओस्ट्रस साइकिल के अंतर्गत। अगर मैं ओस्ट्रस साइकिल का बेस्ट एग्जांपल लूं तो आपको याद होना चाहिए काऊ और बफेलो, ये इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं जिनमें ओस्ट्रस साइकिल होती है, जिनको नॉन प्राइमेट्स कह सकते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का मैं बेस्ट एग्जांपल लूं
तो ह्यूमन होगा, और ह्यूमन के साथ में क्या होगा, एप और मंकी, जो इसका बेस्ट एग्जांपल है। मैंने मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत करने के दौरान आपको प्रयास किए है कि ऑस्टर साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंस क्लियर हो, जिससे हम ये जान पाए ऑस्टर साइकिल क्या है और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल फाउंड ओनली किसमें पाया जाता है, प्राइमेट्स के अंतर्गत पाया जाता, जो मनुष्य में, मंकी में या एप में हो सकता है। नॉन प्राइमेट्स में क्या होता, ऑस्टर साइकिल होती है। अब एक बात करते हैं कि सर मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है। देखिए, पहली चीज, ये एक साइक्लिक इवेंट है। साइक्लिक इवेंट का मतलब ये होता है कि एक इवेंट के पूरा होने पर दूसरा इवेंट प्रारंभ हो जाता, इसलिए इसको हम साइक्लिक इवेंट की कैटेगरी में रखेंगे। किस कैटेगरी में रखेंगे, साइक्लिक इवेंट की कैटेगरी में रखेंगे। यानी यह साइकिल के रूप में चलने वाला एक प्रोसेस है, एक प्रक्रम है। इसमें क्या होता, एक इवेंट के पूरा होने पर दूसरा इवेंट पुनः स्टार्ट हो जाता है। दिस इज द टाइप्स ऑफ अ साइक्लिक इवेंट, एक प्रकार का साइक्लिक इवेंट होगा। अब इस साइक्लिक इवेंट में दो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स रोल प्ले करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। वन इज द यूट्रस, वाल्स, एंडोमेट्रियम, एंड सेकंड इज द ओवरी। बट बोथ डिफरेंट ऑर्गन्स कैसे रोल प्ले करते हैं, ड्यू टू डिफरेंट हार्मोन इफिशिएंसी या ड्यू टू डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होने के कारण रोल प्ले करते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे अच्छे से जाकर कि उन हार्मोन्स के कारण कैसे क्या होता है, जिससे मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल की बॉडी में एक निश्चित समय बाद स्टॉप होती है और नई मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होती है। आइए समझते हैं इसको डिटेल में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से साइक्लिक इवेंट्स होते हैं। मैं अगर बात करूं मेंस्ट्रुअल साइकिल में साइक्लिक इवेंट की, तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हमारे ब्रेन में ग्लैंड प्रेजेंट है। दिस ग्लैंड इज नोन एज द हाइपोथैलेमस। इस ग्लैंड का क्या नाम है, हाइपोथैलेमस है, जिसको हम देखें तो पिट्यूटरी के साथ जुड़ी होगी, जो एक मास्टर ग्लैंड है। ये हमारे पास एक ग्लैंड है, दिस इज नोन एज द हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन में पाई जाएगी। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक निश्चित समय के बाद में जीएनआरएच यानी गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करेगा, और जीएनआरएच स्टिमुलेट करेगा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, याद रखेंगे। कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। इस पिट्यूटरी ग्लैंड के टू डिफरेंट पार्ट्स हैं, एक एंटीरियर पार्ट से और दूसरा पोस्टीरियर पार्ट से। क्या होगा, एंटीरियर पार्ट से एक हार्मोन रिलीज होगा, जिसको हम एफएसएच या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहेंगे। एफएसएच कब रिलीज होगा, किसी भी फीमेल में जब फर्स्ट प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होगी। यानी बुक कहती है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट साइक्लिक इवेंट मेनार्क कहलाता है, जो प्यूबर्टी स्टेज के प्रारंभ होने पर लगभग 11 से 14 वर्ष की आयु में प्रारंभ होता है। इस दौरान फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी के अग्रभाग से रिलीज होगा, और ये क्या करेगा, ये ओवरी में जाकर कुछ साइक्लिक इवेंट प्रारंभ करेगा। अपने माइंड में सेट करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के शुरू होने के पहले हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स ऑफ ब्रेन रिलीज करता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच। जीएनआरएच कहां जाता है, पिट्यूटरी के अग्रभाग पर, और स्टिमुलेट करा के फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करता है। अब ये हार्मोन क्या करेगा, सर ये हार्मोन अब वर्क करेगा किसके अंदर, ये हार्मोन वर्क करेगा ओवरी के अंदर। थोड़ा ध्यान से देखेंगे। और ये हार्मोन ओवरी के अंदर वर्क कराने के दौरान इंडोमेट्रियम पर भी वर्क करना प्रारंभ करेगा। ओवरी के अंदर कौन सी इवेंट्स होने वाले हैं, इसको जानने से पहले आपको बेसिक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि जब किसी फीमेल की बॉडी में फीमेल का डेवलपमेंट हो रहा होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो उसकी बॉडी में कितने फॉलिकल बनने हैं ये निर्धारित हो जाते हैं। लगभग 4 मिलियन फॉलिकल का डेवलपमेंट बिफोर द बर्थ हो जाता है, लेकिन बर्थ के बाद में और 11 से 14 वर्ष की आयु के दौरान मैक्सिमम फॉलिकल 4 मिलियन से डिजनरेट हो जाते हैं, और उनकी संख्या घट जाती है। कितनी होती है, वो घटकर लगभग 60 से 80 हजार के करीब बच जाते हैं। अब उसमें से प्रत्येक ओवरी अल्टरनेटली 1 बाय 1 हर मंथ में एक फॉलिकल को डेवलपमेंट करना शुरू करती है, जिस प्रक्रिया को oogenesis कहते हैं। तो वही oogenesis की प्रोसेस हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या देखते हैं, ओवरी में कुछ फॉलिकल्स हैं जिनकी संख्या लगभग 60 से 80 हजार है। हम मान लेते हैं कि ये कुछ फॉलिकल्स हैं जिनको हम अनमैच्योर फॉलिकल्स की श्रेणी में रख सकते हैं। थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। अब इनमें से किसी एक फॉलिकल का डेवलपमेंट प्रारंभ होगा। ध्यान से सुने, एक फॉलिकल डेवलप करेगी,
फिर वो अपना आकार थोड़ा सा और बढ़ाएगी, यानी फॉलिकुलर डेवलपमेंट कंटिन्यू जारी रहेगा। और फॉलिकुलर डेवलपमेंट कब जारी होता है सर, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी से और कहां आ जाता है, ओवरी पर कार्य करता है। तो हम मान लेते हैं कि ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है। इस फॉलिकल का डेवलपमेंट और बेहतरीन होता है। इससे क्या होता, आप देखेंगे इनके साथ में बहुत सारी अनमैच्योर फॉलिकल्स होती हैं, लेकिन मेन फॉलिकल का डेवलपमेंट अधिक होता है। अधिक डेवलपमेंट के कारण इस फॉलिकल का शेप चेंज हो जाता है। होता क्या है, ये फॉलिकल्स डेवलप करती जाती हैं और डेवलप करने के साथ साथ एक हार्मोन रिलीज करना शुरू कर देती हैं। दिस हार्मोन इज नोन एज द एस्ट्रोजन हार्मोन। हम उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन को रिलीज करना प्रारंभ कर देती हैं। स्मॉल अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को भी रिलीज करना प्रारंभ कर देती हैं, बट मेन एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करती हैं। एक निश्चित डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, होता यह है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ल्यूटिलाइज हार्मोन। ये ल्यूटिलाइज हार्मोन जब रिलीज होता है तो करता क्या है, ध्यान से चलना, ये पूरा इवेंट ओवरी के अंदर हो रहा है और उस पूरे इवेंट्स में क्या होता, जो फाइनल डेवलप फॉलिकल होती है उसको हम ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं। इस ग्रेफियन फॉलिकल का क्या होता है, ब्रस्ट हो जाना। और इस ग्रेफियन फॉलिकल के ब्रस्ट हो जाने से क्या होता, इसमें से oocyte निकलकर बाहर जाती है। दिस oocytes इज नोन एज द सेकेंडरी oocytes। इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocytes बोलते हैं। अब सेकेंडरी oocytes निकलकर कहां जाती है, तो सर सेकेंडरी oocyte निकलकर फैलोपियन ट्यूब में चली जाती है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर हो जाती है। होता क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल आगे अपना शेप चेंज करती है और शेप चेंज करके एक नए स्ट्रक्चर फॉर्म करती है जिसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। यानी अब एक नई संरचना का निर्माण होता है ओवरी के अंदर जिसको हम कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, जो ग्रेफियन फॉलिकल के ब्रस्ट होने के बाद बनता है। यहां तक उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब कार्पस ल्यूटियम क्या करता है सर, जब तक ओवरी के अंदर कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा ये दो हार्मोन का लेवल मेंटेन रखेगा। एक एस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाएगा जो पहले से भी रिलीज हो रहा था, और दूसरा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल को मेंटेन रखता है, यानी प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी बढ़ा रहेगा। कुछ निश्चित समय बाद में एलएच हार्मोन जो बढ़ा था वो अचानक घटता है। घटने के दौरान क्या होगा, इस कार्पस ल्यूटियम की संरचना डीजनरेट हो जाती है, या आप कहें ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर बना लेती है व्हाइटिश कलर की, जिसको हम कार्पस एल्बाइसियंस कहते हैं। अब कार्पस एल्बाइसियंस के बनने से क्या होगा सर, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल कम हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि इतना इवेंट आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो रहा होगा। ध्यान से देखेंगे, पूरा इवेंट पिट्यूटरी से रिलेटेड है और पिट्यूटरी के साथ फंक्शन कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस। माइंड में सेट करिए, हाइपोथैलेमस 11 से 14 वर्ष की आयु के दौरान जीएनआरएच रिलीज करेगा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एंटीरियर पिट्यूटरी पर जाकर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के रिलीज होते ही पिट्यूटरी के अंदर बहुत सारी अनमैच्योर फॉलिकल्स होंगी और ये अनमैच्योर फॉलिकल अब क्या करेंगी, डेवलपमेंट करना शुरू करेंगी। सबसे पहले ये प्राइमरी फॉलिकल बनाएंगी, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनाएंगी और फिर ग्रेफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन करेंगी। ये सारी फॉलिकल मिलकर मैक्सिमम अमाउंट में एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करेंगी। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी रिलीज होगा। एक निश्चित समय बाद में एलएच हार्मोन की पीक आएगी पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से, और वो पीक क्या करेगी, नेक्स्ट उस ग्रेफियन फॉलिकल को ब्रस्ट कराएगी, जिससे सेकेंडरी oocyte निकलकर फैलोपियन ट्यूब में चली जाएगी और फैलोपियन ट्यूब में जाने के साथ साथ एक निश्चित समय में फिर एलएच का अमाउंट जैसे घटता है, ग्रेफियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनेंगे, जब तक कार्पस ल्यूटियम मेंटेन रहेगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल मेंटेन रखेगा। कार्पस ल्यूटियम के नष्ट होने पर कार्पस एल्बासियस बनेगा और फिर ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटने लगेगा। ये पूरी प्रोसेस हमने ओवरी के अंदर आपको समझाई है। अब हम बात करते हैं कि ओवरी के अंदर इवेंट्स के दौरान यूट्रस के अंदर क्या होता है। ध्यान से देखें, हम मान लेते हैं कि ये एक यूट्रस वाल है, ये एक यूट्रस की वाल है।
इस यूट्रस की वॉल पर क्या हो रहा है, बाहर से देखें, हमारे पास ये क्या थी, अनमैच्योर फॉलिकल, इसने डेवलप किया प्राइमरी फॉलिकल बनाया, और डेवलप किया सेकेंडरी फॉलिकल बनाया, जो भी समझाया गया था, और डेवलप किया सर एक मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल बनाया। सर उससे क्या हुआ, एक निश्चित समय बाद में सेकेंडरी oocytes बाहर निकल गई। फिर क्या हुआ सर, सेकेंडरी oocyte के बाहर निकलने के बाद एक निश्चित समय बाद में ये कन्वर्ट हो गया कार्पस ल्यूटियम में। कार्पस ल्यूटियम भी क्या हुआ, आगे कन्वर्ट हो गया कार्पस एल्बाइसियंस में। ये बात अभी ओवरी के अंदर ही प्रोसेस हो रही है, और इस पूरी प्रोसेस को अभी आपको अच्छे से समझाया गया है। अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे, हम बात कर रहे हैं ओवरी के अंदर होने वाली इन सारी इवेंटों में। मैंने बताया कि ये सारी फॉलिकल जब भी बनेंगी, रिलीज करने के दौरान एस्ट्रोजन बनाएंगे, ठीक है सर। इसके अलावा क्या होगा सर, कार्पस ल्यूटियम जब बनेगा तो दो हार्मोन रिलीज करेगा, एक का नाम होगा प्रोजेस्टेरॉन, मैक्सिमम अमाउंट में रिलीज करेगा, और दूसरा क्या रिलीज करेगा, जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ रही है जो आपने अभी समझाया था। अब जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो फिर होगा क्या, जब ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो बॉडी के अंदर इंडोमेट्रियम में चेंजेस आएंगे। थोड़ा ध्यान से देखें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। इंडोमेट्रियम की थिकनिंग बढ़ेगी, एक निश्चित समय तक बढ़ेगी, और वो इतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी कि फिर एक निश्चित समय बाद उसका ब्रेक डाउन होना प्रारंभ हो जाएगा। पहले हम बात करते हैं थिकनिंग कब बढ़ेगी, ध्यान से देखना। यहां से लेकर मैं मान लेता हूं 1 to 5 डेज की कहानी है। नेक्स्ट सर, यहां से लेकर 6 to हम मान लेते हैं 14 डेज की या 13 डेज की कहानी है, ठीक है सर। इसके अलावा यहां से लेकर 14 to हम मान लेते हैं लास्ट 28 डेज की कहानी है, और फिर 1 to 5 डेज की कहानी है। क्या हो रहा है सर, ध्यान से देखो, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल जब ये बनी रहती है या ग्रेफियन फॉलिकल बनी रहती है तो सर एस्ट्रोजन रिलीज करती है, और एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, थिकनिंग ऑफ यूट्रस वॉल प्रारंभ कर देता है। यानी एस्ट्रोजन हार्मोन एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस पर थिकनिंग प्रारंभ कर देता है, यानी ओवरी के अलावा चेंज होना प्रारंभ हो जाता है। कहां पर सर, यूट्रस के एंडोमेट्रियम वॉल पर। ध्यान से देखेंगे ये चेंज कब होता है, 6 डेज टू लेकर 13 डेज तक होता है। आगे देखते हैं, एक निश्चित समय बाद में सेकेंडरी oocytes के रिलीज होने के बाद में दो हार्मोन्स बनना प्रारंभ होते हैं। ये दो हार्मोन्स कैसे बनते हैं, तो सर एक हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन और दूसरा एस्ट्रोजन का हाई अमाउंट आता है। क्यों आता सर, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम बन जाता है। जब कार्पस ल्यूटियम बनता है तो सर यहां क्या होता है, ये यूट्रस हाईली वैस्कुलर होने लगती है, हाईली थिकनिंग इसकी डेवलपमेंट होती है। ये काम एस्ट्रोजन कराता है, यानी यूट्रस ऑफ एंडोमेट्रियम काफी थिक होती है और पूरा डेवलपमेंट होता है। साथ में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रोल प्ले करता है। वो क्या करता सर, इस कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस के अंदर ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर बना देता है। ध्यान से देखना, यानी इस यूट्रस के अंदर इसको हाईली ग्लैंडुलर बनाता है, ग्लैंड का डेवलपमेंट करता है, और साथ में हाईली ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर के साथ इसके अंदर बहुत सारा ब्लड वेसल्स भी बनाता है, यानी इसके अंदर ब्लड वेसल्स का भी डेवलपमेंट कराता है। इसलिए ब्लड वेसल का डेवलपमेंट कराता है क्योंकि ये परमानेंट बना रहे और आगे भी डेवलप होता जाए। मैं रिवीज कर रहा हूं, इस बात को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले ओवरी में फॉलिकुलर डेवलपमेंट हुआ तो सारी फॉलिकल ने मिलकर एस्ट्रोजन हार्मोन बनाया। एस्ट्रोजन हार्मोन के रिलीज होने पर लगभग 6 से 13 दिन तक इंडोमेट्रियम की थिकनिंग होना प्रारंभ हो गई। आगे जब कार्पस ल्यूटियम बना तो उसने प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ाया। इस लेवल में क्या हुआ सर, और ज्यादा थिकनिंग हुई। साथ में प्रोजेस्टेरॉन ने हाईली ग्लैंडुलर और वेस्कुलर संरचना रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर इंडोमेट्रियम पर बनाना प्रारंभ किया। निश्चित समय बाद में हुआ क्या सर, लास्ट 1 to 3 डेज या 1 to 5 डेज एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों की कहानी समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई सर, कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बाइसियंस में कन्वर्ट हो गया। क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सर एलएच हार्मोन का जो पीक आया था वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब क्या हुआ सर, ये लेयर ब्रेक डाउन होना प्रारंभ हो गई। तो मैं आप अगर यहां आ जाऊं तो फर्स्ट आप क्या देखोगे सर, यहां पर ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियम होना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार हम यूट्रस के अंदर इनको डिफरेंट फेजेज में बांट सकते हैं। 1 to 5 डेज में अगर पहले 1 to 5 डेज की बात करूं
सर ये फर्स्ट फेज है किसका, मेंस्ट्रुअल साइकिल का। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट फेज को हम मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, ध्यान से देखना। सेकंड क्या है, सर यहां से लेकर यहां तक फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है, तो 6 to 13 डेज तक ये सेकंड फेज होगा। इस फेज को हम क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज बोलते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है सर, ये सेकंड फेज हो गया। नेक्स्ट में मान लेता हूं 14th डेज, 14वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक स्पेसिफिक फेज होगा जहां ओवा रिलीज होता है, और इस फेज को हम ओव्यूलेटरी फेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओव्यूलेटरी फेज बोलेंगे। ये फेज 14वें दिन होगा, याद रखेंगे। लास्ट 15 डेज, 15वें से लेकर 28 दिन तक जहां एंडोमेट्रियम की वेल थिकनिंग होती है, हाईली ग्लैंडुलर और वैस्कुलर स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं, दिस फेज इज नोन एज द सिक्रीटरी फेज। इसको हम क्या बोलेंगे, सिक्रीटरी फेज। इस प्रकार अगर मैं मेन बात करूं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में 3 डिफरेंट फेजेज होंगे, बट अगर मैं एक्स्ट्रा फेज लेता हूं तो 4 डिफरेंट फेजेज फाउंड इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये इवेंट हो कहां रहा है, तो सारा इवेंट ये एंडोमेट्रियम में हो रहा है। और एंडोमेट्रियम क्या है सर, एंडोमेट्रियम एक लेयर का नाम है जो यूट्रस के आंतरिक पार्ट में पाई जाती है, इनर मोस्ट लेयर के फॉर्म में पाई जाती है। तो मैं आपके ब्रेन में पूरा कॉन्सेप्ट सेट करता हूं। जीएनआरएच हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिव करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा, ओवरी के अंदर oogenesis प्रारंभ हो जाएगी, अनमैच्योर फॉलिकल डेवलपमेंट करना शुरू करेंगी, अनमैच्योर फॉलिकल डेवलपमेंट करके क्या बनाएंगी, मैच्योर फॉलिकल और फाइनल ग्रेफियन फॉलिकल। सारी फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करेंगी। इसके साथ में क्या होगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ एलएच हार्मोन रिलीज होगा। एलएच हार्मोन क्या करेगा, ग्रेफियन फॉलिकल को ब्रस्ट कराएगा, जिससे क्या बनेगा सर, सेकेंडरी साइड फैलोपियन ट्यूब में जाएगी और ग्रेफियन फॉलिकल कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाएगा। निश्चित समय बाद एलएच का अमाउंट घटेगा, कार्पस ल्यूटियम कार्पस एल्बाइसेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये पूरी कहानी ओवरी के अंदर हो रही है, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। जब ग्रेफियन फॉलिकल बन रही है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के दौरान, तो सब मिलकर एस्ट्रोजन रिलीज करेंगे। एस्ट्रोजन की कहानी क्या होगी, वो थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम प्रारंभ कर देगा। साथ में जब कार्पस ल्यूटियम बनेगा तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों बनाएगा, जिससे यूट्रस की वॉल में थिकनिंग होगी और ग्लैंडुलर और वैस्कुलर स्ट्रक्चर भी डेवलप करेगा। जब कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा तो फिर दोनों हार्मोन की डिफिशियंसी होगी, और डिफिशियंसी के कारण एंडोमेट्रियम वाला यूट्रस ब्रेक डाउन होने लगेगा। इस प्रकार मेंस्ट्रुअल साइकिल में साइक्लिक इवेंट कंटिन्यू जारी रहेगा। अब आइए देखते हैं सारे एक एक साइक्लिक इवेंट में कि क्या कैसे हो रहा है, अलग अलग प्रोसेस पर डिस्कस करते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज की। आपको याद होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल फेज का जो टाइम है वो 1 to 5 डेज, 1 से लेकर 5 दिन के दौरान होगा। पहली बात ध्यान से सुनेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज क्यों आया किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, तो आप जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल फेज इसलिए आया क्योंकि जो कार्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर बना था, इस कार्पस ल्यूटियम का रोल था कि सर ये 2 हार्मोन रिलीज कर रहा था। कौन कौन सा सर, एक तो ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा था और दूसरा एस्ट्रोजन रिलीज कर रहा था। सर हुआ क्या, जब ये रिलीज होने के बाद डीजनरेट हुआ, यानी कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ, जैसे ये नष्ट हुआ सर ये हार्मोन भी समाप्त हो जाएगा और ये भी समाप्त हो जाएगा। सर जैसे ही हार्मोन समाप्त होंगे क्या होगा, दोनों वाल, कौन कौन सी आप कहेंगे, एंडोमेट्रियम वाल जो थिक हुई थी, एंडोमेट्रियम वाल जो थिक हुई थी, इसके अलावा सर एंडोमेट्रियम वाल जो वैस्कुलर हुई थी, इसके अलावा एंडोमेट्रियम वाल जो ग्लैंडुलर हुई थी, क्या होगा सर, एंडोमेट्रियम वाल जो ग्लैंडुलर थी, इन सब का क्या होगा, आप कहेंगे सर एंडोमेट्रियम वाल जो ग्लैंडुलर हुई थी, थिक हुई थी, वैस्कुलर हुई थी, वो ब्रेक डाउन होना प्रारंभ हो जाएगी। इसी इवेंट को हम क्या बोलते हैं सर, इस इवेंट को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। टाइम याद रखेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है, आप कहेंगे 1 to 15 डेज के दौरान होती है, यानी ये सारी प्रोसेस कार्पस ल्यूटियम के ऊपर डिपेंड करेगी। और कार्पस ल्यूटियम क्यों डिजेनरेट हो जाता है,
क्योंकि सर एक निश्चित समय बाद ल्यूटिलाइज हार्मोन का अमाउंट घट जाता है, इसलिए कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है। आइए सेकंड फेज की बात करते हैं, फॉलिकुलर फेज। सबसे पहले हमें इस फॉलिकुलर फेज का टाइम याद होना चाहिए। इसका टाइम क्या होगा, 1 to 5, तो हम इसको जान सकते हैं 6 to 13 डेज, 6 से लेकर 13 दिनों तक फॉलिकुलर फेज होगा। इस फेज में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। इस फेज में सबसे पहले आपको याद रखना है कि एफएसएच रोल प्ले करता है। एफएसएच क्या करता, सर फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है। इसका डेवलपमेंट कराता, फॉलिकल का डेवलपमेंट कराता है। ठीक है सर, फॉलिकल डेवलपमेंट हो रही है, क्या करेगी सर, जितनी फॉलिकल बनेगी, मान लो प्राइमरी बन रही है सर, सेकेंडरी बन रही है सर, टर्सरी बन रही है, या ग्रेफियन फॉलिकल बन रही है, ये सब मिलकर क्या करेंगी सर, एक हार्मोन रिलीज करेंगे जिसका नाम है एस्ट्रोजन। ठीक है सर, एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा सर, इंडोमेट्रियम की थिकनिंग कराएगा, इंडोमेट्रियम की थिकनिंग कराएगा। ठीक है सर, इंडोमेट्रियम की थिकनिंग होगी तो हम उस फेज को क्या बोलेंगे सर, उस फेज को हम बोल सकते हैं, इंडोमेट्रियम की थिकनिंग के कारण उस फेज को हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते, फॉलिकुलर फेज, यानी फॉलिकुलर्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो मेंस्ट्रुअल फेज क्या है सर, 1 से 5 दिन का समय। कार्पस ल्यूटियम के डीजनरेट होने से प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल घटेगा। सर इस दौरान क्या होगा, जब कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट होगा और दोनों हार्मोन नष्ट होंगे, तो फिर क्या होगा, इंडोमेट्रियम की जो थिक वेस्कुलर और ग्लैंडल संरचना है वो डीजनरेट होना प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा आगे देखते हैं, नेक्स्ट में बात करता हूं फॉलिकुलर फेज की। ये 6 से 13 दिन के दौरान होगा। इस दौरान एफएसएच हार्मोन आएगा कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पार्ट से। ये फॉलिकुलर डेवलपमेंट 1 2 3 4 और ग्रेफियन फॉलिकल का कराएगा। एस्ट्रोजन के अमाउंट बढ़ेगा जिससे इंडोमेट्रियम की थिकनिंग प्रारंभ हो जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं ये दोनों फेज आपको 100% क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट में बात करता हूं तीसरे और चौथे फेज की। ओव्यूलेटरी फेज क्या है, ध्यान से देखना। हम अगर ओव्यूलेटरी फेज की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू बुक ये फेज कब चलेगी सर, ये फेज 14th डेज में होगी। ध्यान रखना 14वें दिन होती है, अगर कोई एक्सेप्शन +- 2 डेज का नहीं ले तो ये 14वें दिन कंप्लीट होती है। इस फेज में होगा क्या, जैसे देखेंगे, इस फेज में क्या होगा, एक निश्चित समय बाद में जो कार्पस ल्यूटियम बना था, कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट के दौरान, यानी आप ऐसी इमेजिंग करेंगे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी फॉलिकल और ग्रेफियन फॉलिकल बन चुकी है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्रेफियन फॉलिकल मान लो क्या बन चुका है, फाइनल ग्रेफियन फॉलिकल का निर्माण हो चुका है। अब ग्रेफियन फॉलिकल के डेवलपमेंट से क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से एक विशेष प्रकार का हार्मोन रिलीज हो जाएगा जिसका नाम है ल्यूटिलाइज हार्मोन। इसका अमाउंट इतना बढ़ जाएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ एलएच हार्मोन ग्रेफियन फॉलिकल को भ्रष्ट कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। सर उससे क्या होगा, सेकेंडरी oocytes निकल जाएगी। सेकेंडरी oocyte रिलीज होके कहां जाएगी सर, सेकेंडरी oocyte रिलीज होकर जाएगी किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। किसमें जाएगी, फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगी। ठीक है सर, जब फैलोपियन ट्यूब में जाएगी तो उस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। और उस फेज का नाम क्या होगा, उस फेज का नाम होगा ओव्यूलेटरी फेज। तो माइंड में सेट कर रहा हूं, ग्रेफियन फॉलिकल भ्रष्ट होगी कब, जब 14वें दिन के दौरान एलएच की एक पीक आएगी एंटीरियर पिट्यूटरी से छोड़कर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पार्ट से, क्योंकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच भी आता है। इस दौरान एफएसएच का भी पीक बढ़ जाता है। होगा क्या सर, एलएच हार्मोन के बढ़ने पर सेकेंडरी oocytes यानी आप कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल भ्रष्ट होगी, सेकेंडरी oocyte रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में जाएगी और फिर क्या होगा, ओव्यूलेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। इस प्रक्रिया को ओव्यूलेटरी फेज कहेंगे जो 14वें दिन कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहा हूं ये बात भी आपको समझ में आ रही है। अब अगर मैं ल्यूटियल फेज की बात करूं, ये लास्ट 15 से 28 डेज तक कंप्लीट होगा। पहली बात माइंड में सेट करेंगे। इस दौरान क्या होगा सर, इस दौरान कार्पस ल्यूटियम बनेगा। क्या बनेगा, कार्पस ल्यूटियम बनेगा। क्यों बनेगा सर, कार्पस ल्यूटियम इसलिए बनेगा क्योंकि अभी कुछ समय तक एलएच का एक लेवल मेंटेन रहेगा। कार्पस ल्यूटियम यहां दो काम करेगा। कौन सा काम करेगा सर, ये दो हार्मोन रिलीज कराएगा। एक तो ये प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कराएगा। ठीक है सर, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा
सर ये एस्ट्रोजन रिलीज कराएगा, ठीक है सर, एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है। प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा सर, दो काम करेगा, एक तो वो एंडोमेट्रियम वॉल को ग्लैंड्यूलर बनाएगा, कैसा बनाएगा, ग्लैंड्यूलर बनाएगा। इसके अलावा क्या होगा सर, वो वैस्कुलर बनाएगा, ठीक है सर, एंडोमेट्रियम वॉल को ग्लैंड्यूलर और वैस्कुलर बनाएगा। कौन बनाएगा सर, प्रोजेस्टेरॉन बनाएगा, ठीक है सर, ये समझ में आ रहे हैं। एस्ट्रोजन क्या करेगा, पहले से इसने थोड़ी सी थिकनिंग बढ़ाई थी, अब क्या होगा, अगेंस्ट थिकनिंग बढ़ाएगा, यानी एक बार और थिकनिंग बढ़ा देगा, जिससे इंडोमेट्रियम काफी मोटी हो जाएगी, यानी अगेन थिक कर देगा। ये काम कब होगा, आप कहेंगे 15 से 28 दिन के दौरान होगा, और इस फेज को हम क्या बोलेंगे, ल्यूटियल फेज बोलेंगे। तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 डिफरेंट फेजेज है। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज, ये 1 to 5 डेज में कंप्लीट होगी। सेकंड इज फॉलिकुलर फेज, जो आप देख सकते हैं 6 to 13 डेज तक कंप्लीट होगी। नेक्स्ट इज ओव्यूलेटरी फेज, जो 14 डेज में कंप्लीट होगी। और लास्ट आपका है 15 से 28 दिन तक चलने वाला ल्यूटियल फेज। ये 4 डिफरेंट फेजेज हैं, जो उम्मीद कर रहा हूं आपके ब्रेन में 100% सेट हो गया होगा। अब हम फाइनल डिस्कस करते हैं एक चार्ट का, ग्राफिकल चार्ट का, जिसको एनसीईआरटी ने अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के पूरी प्रोसेस में दिया है। तो आइए देखते हैं उस चार्ट में क्या समझाया जा रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन से इवेंट्स होने वाले हैं। इस चार्ट को थोड़ा पहले ध्यान से समझेंगे कि इसमें कितने इवेंट्स दिखाए जा रहे हैं। सबसे पहले इस चार्ट में हम जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, यानी इस लाइनिंग के नीचे, ये चार्ट ये दर्शा रहा है कि यहाँ चेंज यूट्रस के अंदर होता है, यानी यूट्राइन इवेंट्स हो रहे हैं। इस लाइन से इस लाइन के बीच में जो इवेंट हम देख रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि इसमें ओवेरियन हार्मोन का लेवल कैसे चेंज हो रहा है, वो समझेंगे। ऊपर जाते हैं तो सर यहां से यहां के बीच में हम देखेंगे कि ओवेरियन इवेंट क्या हो रहे हैं, क्या परिवर्तन हो रहे हैं। और सबसे ऊपर वाले हिस्से में समझेंगे कि पिट्यूटरी का हार्मोन क्या चेंज कर रहे हैं। मैं आपके माइंड में पहले चार्ट को सेट करता हूं। सबसे पहले वाला लास्ट हिस्सा ये समझाता है कि यूट्रस में क्या चेंज हो रहा है। उसके पहले समझाता है कि ओवेरियन हार्मोन यानी ओवरी से रिलीज होने वाले हार्मोन में क्या चेंज होता है। उसके ऊपर समझाता है कि ओवेरियन इवेंट मतलब ओवरी में क्या चेंजेस होते हैं। और सबसे ऊपर समझाता है कि पिट्यूटरी के हार्मोन्स में क्या चेंजेस होते हैं। हम सबसे पहले पिट्यूटरी के हार्मोन की बात करते हैं। हम नीचे की तरफ अगर जाएं तो डेज 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और फाइनल 28 डेज लिखे हुए हैं। अब अगर मैं 1 to 5 डेज में जाऊं, आपको यहाँ ग्रीन कलर से स्ट्रक्चर में एफएसएच हार्मोन दिखाया गया और रेड कलर के स्ट्रक्चर में ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर में एलएच और रेड कलर के स्ट्रक्चर में एफएसएच दिखाया गया। अगर मैं 1 to 5 डेज जाऊं तो आप क्या देखेंगे कि एक निश्चित समय बाद में, यानी लगभग 11 से 14 दिन के बाद में, 14वें दिन में एक पीक आएगी एफएसएच की, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। इसी दौरान एलएच का हार्मोन धीरे धीरे बढ़ेगा और 14वें दिन एक पीक आएगी। आगे क्या होगा सर, 15 से 18-19 के दौरान पहले एफएसएच घटेगा और फिर बढ़ेगा और एलएच हार्मोन बिल्कुल घटता ही जाएगा। ये बात आपको माइंड में सेट करनी है। क्या सेट करना है कि सर एफएसएच धीरे धीरे बढ़ता है, 14वें दिन उसकी पीक आती है, उसके आगे जाने पर फिर वो धीरे धीरे घटता जाता है, फिर लास्ट टाइम में उसका अमाउंट बढ़ जाता है। हम अगर बात करें एलएच की, सर पहले बढ़ता है, अचानक 14वें दिन बिल्कुल लेवल सबसे ज्यादा होता है और फिर धीरे धीरे घटता ही चला जाता है, बढ़ता नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे ओवेरियन इवेंट क्या होगा, जब एफएसएच रिलीज होगा तो ओवरी के अंदर फॉलिकुलर डेवलपमेंट प्रारंभ होगा। ये प्राइमरी फॉलिकल मानते हैं, ये सेकेंडरी मानते हैं, ये टर्सरी मानते हैं, इसको ग्रेफियन फॉलिकल मानते हैं। इसके ब्रस्ट होने का टाइम क्या है सर, 14 डेज। ये मान लो 14 डेज, 13 से 15 के बीच में ब्रस्ट होकर क्या बनेगा सर, कार्पस ल्यूटियम बनेगा। कब बनेगा सर, 15 के बाद, यानी 16 से 28 दिनों के बीच में। और फाइनल 28 दिन के दौरान क्या बनेगा सर, कार्पस एल्बाइसियंस बनेगा। ये ओवरी में चेंजेस हो रहे हैं। अब जब ये फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं तो ओवरी में कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, ध्यान से देखना। फॉलिकुलर डेवलपमेंट में एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा, 14वें दिन उसकी सबसे ज्यादा अमाउंट होगी। फिर क्या होगा सर, एक बार थोड़ा सा लेवल घटेगा और बढ़ेगा, ठीक है, एस्ट्रोजन की बात हो गई। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, 14वें दिन थोड़ा ऊपर जाएगा, घटेगा और फिर बढ़ना प्रारंभ होगा। ये हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मेनली रिलीज किससे हो रहे हैं,
तो ज्यादातर एस्ट्रोजन सबसे पहले अनमैच्योर फॉलिकल के डेवलपमेंट से लेकर ग्रेफियन फॉलिकल तक रिलीज होगा, और फाइनल एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का एक हाई लेवल कब रिलीज किया जाता है, जब आप जानते हैं कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है। कार्पस ल्यूटियम कब बनती है? 14वें दिन के बाद बनती है, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल घटता बढ़ता रहता है। लास्ट आते हैं सर, हम अगर यूट्रस की वाल पर जाएं, 1 से लेकर 5 दिन तक यूट्रस की वाल ब्रेक होगी, उस प्रोसेस को हम मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। उसके अलावा सर 6 से लेकर 13 दिन तक फॉलिकुलर डेवलपमेंट होगा, इस दौरान एस्ट्रोजन का अमाउंट भी बढ़ेगा। ठीक है सर, ये समझ में आ रहा है। 14वें दिन क्या होगा? एलएच का अमाउंट बढ़ेगा और सेकेंडरी oocyte ब्रस्ट होकर बाहर निकलेगी ग्रेफियन फॉलिकल से। इस प्रक्रिया में हम 14वें दिन को ओव्यूलेटरी फेज बोलेंगे। उसके बाद क्या होगा सर? थिकनिंग बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ग्लैंडुलर और वैस्कुलर स्ट्रक्चर डेवलप करेगा यूट्रस में, और फाइनल उसका ब्रेकडाउन प्रारंभ होगा कब? 28 दिन के बाद में। तो ये एनसीईआरटी का एक ग्राफिकल चार्ट है जो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐड किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल 100% समझ में आ गई है। चाहे वो बोर्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो और चाहे नीट का कोई क्वेश्चन है, आप 100% कर पाएंगे। अगर आपको टॉपिक 100% समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करेंगे, जिससे हमें एक एनर्जी मिलेगी, उत्साह मिलेगा, और हम और एनर्जी के साथ आपको नई टॉपिक पढ़ा पाएंगे। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। बायोलॉजी को क्लियर करने के लिए हमने पूरा प्रयास जारी रखा हुआ है, और हम जैसे समय मिलता है आपको नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन की इस मेंस्ट्रुअल टॉपिक को, मेंस्ट्रुअल साइकिल की टॉपिक को आप 100% क्लियर करिए। आगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।